students, in previous class we were discussing about our chapter 1 Indian economy on the eve of independence. ठीक है, क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे हमने? कॉलोनियल रूल देख लिया था, प्री कॉलोनियल पीरियड देख लिया था, ठीक है। और फिर क्या देखा था हमने? एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन देखी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन देखी थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमने क्या देखा था? फॉरेन ट्रेड देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है, कि डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरीके की थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है कि उस समय बर्थ रेट किस तरीके की थी, डेथ रेट क्या थी, लिटरेसी रेट क्या थी, इन्फैंट मॉर्टिलिटी रेट क्या थी, हेल्थ फैसिलिटीज किस तरीके की थी। तो ये सब चीजें हम किस में देखने वाले हैं आज? डेमोग्राफिक कंडीशन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट क्या था? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या थी उस समय में? हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी बिफोर 1921। अगर हम 1921 की बात करें, बोथ आर वेरी हाई। अब हमने इस बर्थ रेट और डेथ रेट को समझने के लिए हमने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या था? देखो, 1921 से पहले की बात है। कौन सी स्टेज है 1921 से? स्टेज 1921 जो है उससे पहले की जो स्टेज है वो है फर्स्ट स्टेज। इसमें जो बर्थ रेट थी वो भी हाई थी और डेथ रेट थी वो भी हाई थी। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हुआ? डेवलपिंग कंडीशन आ गई। बर्थ रेट तो क्या हुआ? हाई हुई, लेकिन जो डेथ रेट थी वो क्या हो गई? लो हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आई आपकी? थर्ड स्टेज, डेवलप स्टेज। इसमें क्या था? लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, दोनों ही क्या होने लगे? डिक्रीज होने लगे, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 1921 से जो पहले का जो पीरियड है ना, इसको हमने क्या बोला? 1921 ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1920 ईयर को क्या बोलते हैं? 1921 ईयर को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इट मीन्स हम यहाँ से फर्स्ट स्टेज से कहाँ की तरफ मूव हुए थे? सेकेंड स्टेज की तरफ, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1921 ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो हमने देखा कि हाई बर्थ रेट थी और हाई क्या थी? डेथ रेट थी बिफोर 1921। लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ? बर्थ रेट तो हाई रही लेकिन डेथ रेट क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था? लो लिटरेसी रेट। अब सबसे पहले समझेंगे कि लिटरेसी रेट होती क्या है। आपने सुना तो है लिटरेसी रेट, लेकिन लिटरेसी रेट है क्या? वो चाइल्ड या जो 7 ईयर का है या 7 ईयर से बड़ा हो गया है, ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ना और लिखना जानता है, पढ़ना और लिखना उसको आना चाहिए, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, तो वो क्या होगा? लिटरेट होगा। लेकिन उस समय में जो लिटरेसी रेट थी ना हमारी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी क्या थी? बहुत लो थी। ठीक है, और लेस देन 16% थी। इट मीन्स 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे थे? 16%। और अगर फीमेल का अगर हम देखें रेशो, जो हमारा लिटरेसी रेट था वो था 17%। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारी लिटरेसी रेट थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो भी बहुत ही क्या थी? लो थी। लोग एजुकेटेड ही नहीं थे, ठीक है, ना तो उनके पास पैसा होता था कि वो एजुकेशन गेन कर सकें, ठीक है, ना ही उस समय में इतने स्कूल कॉलेजेस वगैरह डेवलप हो पाए थे। थर्ड क्या है? हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी, सबसे पहले इन्फेंट का मतलब समझेंगे। इन्फेंट का मतलब जो पैदा हुए भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो रेट था हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इट मीन्स अगर बच्चे क्या हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं और 1 साल का होने से पहले, 1 ईयर का होने से पहले ही वो बेबी जो है उनका फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हो पाता था और उनसे पहले ही उनकी क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। या तो उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाई होंगी, या उनकी मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया होगा, जिससे बेबी जो थे वो ग्रो नहीं कर पाए, या उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज टाइम पर प्रॉपर मिली नहीं, इसलिए उनकी क्या हो जाती थी? होने से पहले, वो 1 ईयर के भी नहीं, उन्होंने अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया और उनसे पहले ही उनकी क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती। तो हम देखेंगे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो भी पर 1000 में, मान लीजिए अब 100,000 बच्चों ने क्या किया? 1000 न्यू बच्चे बॉर्न हुए और उसमें से 218 जो बच्चे थे वो क्या होते थे? अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से ही पहले उनकी क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। ठीक है, फोर्थ क्या है? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। उस समय लोग क्या करते थे कि उस समय लोगों को विश्वास होता था कि ये बाबा से ये वाली दवाई ले लो, ये होम्योपैथिक ये वाली दवाई ले लो। उस समय लोग डॉक्टर वगैरह पे बिलीव ही नहीं करते थे क्योंकि लोग एजुकेटेड ही नहीं थे। ठीक है, तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह थे, वो अच्छे से डेवलप भी नहीं हो पाए थे, हमारे नियरेस्ट होते भी नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे? आसपास से ऐसे दवाइयाँ लेके ही कर लेते थे।
तो जिससे कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी वो भी पूरी तरीके से समय में डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज लोग कितना ईयर लीव कर रहे थे, कितना जी रहे थे। तो वहां पर जब लाइफ थी ना हमारी, वो कितने ईयर्स की थी, 32 ईयर्स थी। इट मीन्स आज तो आप देखेंगे कि 32 ईयर्स में तो लोगों की शादी होती है, लेकिन उस समय क्या होता था, 32 ईयर्स में उन लोगों की क्या हो जाती थी, डेथ। कि मीन्स जो नॉर्मल लोग थे ना वो लीव करते थे, वो कितना ईयर करते थे, 32 ईयर ही उनकी नॉर्मल एज होती थी। क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं थी ना, प्रॉपर उनको एजुकेट थे, तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, उनके पास जो सोर्स था किसका, कोई भी सोर्स नहीं था, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं था, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, आज हम देखें तो 68 60 प्लस एज में लोग जाकर क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है, अगर कोई भी सुसाइड वगैरह ऐसा केस ना करे तो। लेकिन उस समय में देखेंगे तो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 32 ईयर्स ही थी। ठीक है। सो दीज ऑल आर द डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। सेकेंड वन इज लो लिटरेसी रेट था। थर्ड वन इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। फोर्थ क्या है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। फिफ्थ क्या है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस समय में। नाउ वी सी द अनदर फीचर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कंडीशन थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन विच सेक्टर दे वर डूइंग जॉब मोस्टली, किस सेक्टर में वो लोग ज़्यादा जॉब कर रहे थे उस समय में, लोग किस सेक्टर में ज़्यादा जॉब करने का को प्रेफर करते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में या सर्विस सेक्टर में। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। उस समय में आपने देखा था कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, हमको एक्सपोर्टर बना दिया था किसका, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया था किसका, फिनिश गुड्स का। तो आप देखेंगे कि किसका डोमिनेंस बना हुआ था हम पर, एग्रीकल्चर का। लोग किस पर डिपेंड थे, मोस्टली एग्रीकल्चरिंग पर। ना उस समय इंडस्ट्रीज वगैरह हमारा हमको उन्होंने डेवलप करने दी थी, ना सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप हो पाया था। तो हमारी जो पॉपुलेशन है 72.7, 73% भी बोल सकते हैं इसे, तो हमारी 73% जो पॉपुलेशन है वो टोटली किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर में आप देखें तो किस तरीके की डिसएडवांटेजेस देखने को मिलती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो कैसा था, स्टेबल तो था नहीं, उसमें क्या आते रहते थे चेंजेस, क्योंकि उसमें क्या देखी गई थी, अनसर्टेनिटी। क्योंकि मानसून आया, हमारे इरिगेशन के सोर्सेस अच्छे थे नहीं, अगर मानसून आया तो हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती थी, अदरवाइज हमारी क्रॉप्स क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ठीक है। सेकंड क्या था, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इट मींस फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर जो थे, इन दोनों का जो ग्रोथ रेट थी वो भी क्या थी, अनबैलेंस्ड थी। क्योंकि लोग किस पर डिपेंड थे, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड थे ना, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। ठीक है। तो कैसी ग्रोथ रेट देखी गई थी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ रेट। ठीक है। तो ये हमने देखा डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरीके की थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमने देखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का था। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके का था, और हम देखेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या देखे गए थे। पॉजिटिव उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था ब्रिटिशर्स ने, इतना सब कुछ उन्होंने कर तो दिया था, लेकिन कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हमारी कंट्री के लिए करके गए थे, तो उसको हम देखते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, वी सी द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। की इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिजिकल मीन्स जिसे हम दे सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो फिजिकल एंड ऑपरेशन स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अब कौन कौन सी हैं वो चीजें, फर्स्ट देखते हैं रेलवे। ठीक है। अब क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे वो रेलवे लाए थे, लेकिन वो किसके बेनिफिट के लिए लाए थे, अपने ही बेनिफिट के लिए। क्या किया था भाई उन्होंने, बेनिफिट्स वर मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स। अब रेलवे से, अगर रेलवे के थ्रू यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, ओनली ब्रिटिशर्स ही क्या कर सकते थे, रेलवे का यूज ले सकते थे। इट मीन्स वही लोग रेलवे से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे, और किसी को अलाउड नहीं था। और वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, ओनली ब्रिटिशर्स तक। तो रेलवे का भी यूज किसने लिया था, उन्होंने ही लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था, रोडवेज। उन्होंने रोड्स वगैरह डेवलप की थी, क्यों की थी, इसमें भी उनका क्या था, बेनिफिट था, क्या,
जो उनका इंटरेस्ट था ना वो क्या था, मोबिलाइजिंग द आर्मी, जिससे कि आर्मी क्या हो सके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो सके इजीली, एंड शिफ्टिंग ऑफ रो मटेरियल। और वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ कंट्री से रो मटेरियल लेके जा रहे थे ना, और वहां से क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स को भेज रहे थे। ठीक है, तो उनका मोटिव ये था रोड्स वगैरह डेवलप करने का भी, कि मोबिलाइजिंग द आर्मी, की इजीली जो आर्मी है वो भी मोबिलाइज हो सके, मूव कर सके, एंड शिफ्टिंग ऑफ रो मटेरियल, और रो मटेरियल को भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने रोड्स बनवाए, इसीलिए उन्होंने रेलवेज बनाए। नेक्स्ट क्या हुआ, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप किया था, लेकिन उन्हीं पोर्ट्स को उन्होंने डेवलप किया, उन्हीं पोर्ट्स को डेवलप किया जो उनके बेनिफिट्स के लिए नेसेसरी थे। ठीक है, उन्होंने हमारे बेनिफिट्स के लिए एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने उन्हीं ट्रांसपोर्ट को, उन्हीं पोर्ट्स को डेवलप किया, उन्हीं रूट्स को फाइंड किया जो सीधा उनके वहाँ माल को लाए और ले जा सके, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इजीली उनकी कंट्री से हमें हो सके। ठीक है, तो उन्होंने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट किए, लेकिन वही पोर्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए जो उनके बेनिफिट के लिए थे, जो हमारे बेनिफिट के लिए उन्होंने उनको डेवलप नहीं किया। ठीक है, अब कम्युनिकेशन भी स्टार्ट किया। कम्युनिकेशन में क्या किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी आए। ठीक है, क्या सिस्टम था, पोस्ट टेलीग्राम क्या होता है, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इट हाई कोस्ट, लेकिन उसकी जो कॉस्ट कर दी थी ना वो कैसी कर दी थी, हाई। अब हम लोग तो उसको बियर ही नहीं कर पाते थे उस कॉस्ट को, तो हमारा कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाता था, वही लोग क्या कर पाते थे, कम्युनिकेट कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट क्या सी चार्ज कर दी थी उन्होंने, हाई। ठीक है, और क्या था, टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स, इसलिए उन्होंने टेलीग्राम और पोस्ट को कंटिन्यू किया, क्योंकि जिससे कि वो क्या मेंटेन कर सके, उनका पर्पस था पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स, इसके थ्रू वो लॉ और ऑर्डर भी क्या कर सकते थे, मेंटेन इजीली कर सकते थे। तो ये पर्पस हो गया था किसका, कम्युनिकेशन का। ओके, सो दीज ऑल आर द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। रेलवे क्यों स्टार्ट किया उन्होंने, रोडवेज क्यों बनाए, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सब उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था। ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। अब ये तो बात हो गई किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। नाउ वी सी द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, कि वो लोग आए थे, ये सब कर तो गए, लेकिन कुछ चीजें हमारी कंट्री पर भी वो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ गए थे। ठीक है, उन्होंने हमारे साथ बुरा तो किया, लेकिन जो वो चीजें ये लाए उनसे हमें भी कुछ हेल्प मिली, हमने सीखा, और उसको हमारी भी कंट्री में हमने क्या किया, इकोनॉमी में हमने उसको एनालाइज किया और उसको फॉलो भी किया। क्या फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ठीक है, आज आप देखेंगे कि अगर रेलवे नहीं होता तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते, हम लोग वही बुलक कार्ड इनसे इधर उधर जाते तो हमको क्या लग जाते, काफ़ी टाइम लग जाता था इधर उधर मूव करने के लिए। तो हमारा क्या हो पाता था, ना तो हम क्या कर पाते, एक्सपोर्ट कर पाते, ना ही इम्पोर्ट कर पाते। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ही हमारे यहाँ रेलवे को लाए तो हमारा रेलवे आज भी हम देखें कि हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होता है, रेलवे के थ्रू। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मेन जो सोर्स है वो भी क्या है, रेलवे है। तो ये हमको फर्स्ट उन्होंने क्या दिया था, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर गए हमारी इकोनॉमी के लिए ब्रिटिशर्स। सेकंड क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले तो हम क्या करते थे, उतना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते थे जितना हमें सेल्फ कंजम्पशन के लिए नेसेसरी होता था, लेकिन आज वो हमें सिखा गए कि ये जो एग्रीकल्चर है उसके थ्रू आप अपना इसे ऑक्यूपेशन भी बना सकते हो। आज लोग इसे अपना ऑक्यूपेशन बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं इसके थ्रू, कमर्शियलाइजेशन मीन्स जो सरप्लस होता है उसे मार्केट में सोल्ड भी करते हैं। ठीक है, परचेज और सेल करते हैं ना लोग, तो इनको लोगों का क्या बन गया, एक तरीके से बिजनेस ऑक्यूपेशन हो गया। तो हम एग्रीकल्चर का पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हमें सिखा दिया कि एग्रीकल्चर को हम एज अ कमर्शियलाइजेशन भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया हमारी कंट्री पर, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारे यहाँ क्या चलता था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में कई क्या थी, डिफिकल्टीज थी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा ब्रिटिशर से कि हम किसको यूज में लेने लगे, मॉनेटरी करेंसी आई हमारी कंट्री में। पहले क्या हुआ, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, फिर कॉइन्स वगैरह मेटेलिक करेंसी आई थी, फिर कैसी करेंसी आई, पेपर करेंसी। और पेपर करेंसी के थ्रू आज एक्सचेंज देख लीजिए आप कितना इजी हो गया है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो हमने मॉनेटरी सिस्टम भी उन्हीं से सीखा। नेक्स्ट क्या है, क्या इम्पैक्ट देखे गए, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से प्रॉपर रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आया कितना गया,
ठीक है, हमने उसको क्या किया, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया और हमने देखा कि एंड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो ये प्रॉपर जो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, रिकॉर्ड किस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करें, तो ये भी हमको किसने सिखाया, ब्रिटिशर्स ने। हम लोग अपना प्रॉपर चीजें मेंटेन, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने लगे, अपने प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करने लगे और ईयर एंड में हमने देखा कि हमें कितने प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो दीज ऑल आर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, जो हमें पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देके गए हमारी कंट्री को, हमारे इंडियन इकोनॉमी को। किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बुरा तो किया, लेकिन कुछ पॉजिटिव हमारे एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ब्रिटिशर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ कुछ सिखा के भी गए थे कि किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहले हम कहाँ थे, 1921 में तो हमारी हाई बर्थ रेट थी और हाई ग्रोथ रेट थी, लेकिन 1921 के बाद फिर हमारी बर्थ रेट तो हाई थी लेकिन डेथ रेट क्या होने लगी थी, रिड्यूस। आज आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। ओके, so students, today your chapter 1 at the eve of independence is completed today. Okay students, you should prepare notes very carefully and watch this video very carefully. We will continue our next chapter in our next class. Thank you, have a nice day students.